जेफरी एप्स्टीन, एक नाम जिसके पीछे छुपे हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी सेक्स स्कैंडल्स में से एक। तो आज इन एप्स्टीन फाइल्स के जरिए चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के इतने करीब पहुंचा और फिर एक इतना बड़ा अपराधी बन गया। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2002। डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन के बारे में कहा था, वो एक बेहतरीन इंसान है, उसे भी मेरी तरह खूबसूरत औरतें पसंद है और उनमें से कई काफी कम उम्र की होती हैं। उस वक्त तो शायद ये बस एक तारीफ लगी हो, लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये बयान एक आने वाले भयानक सच का एक बहुत ही परेशान करने वाला इशारा लगता है। तो सवाल यही उठता है ना? आखिर कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसके पास ना कोई डिग्री थी ना कोई खास बैकग्राउंड, वो शख्स दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों के बीच कैसे पहुंच गया? और सिर्फ पहुंचा नहीं, इतना बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क चलाने लगा। चलिए उसकी इस रहस्यमय यात्रा को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 70s के दशक से। जगह थी अमेरिका का एक बहुत ही इलीट, बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कूल, डाल्टन। समझिए, यहां सिर्फ सबसे अमीर और असरदार परिवारों के बच्चे पढ़ने आते थे। और यहीं से एप्स्टीन की चढ़ाई शुरू हुई। तो देखिए, 1974 में सिर्फ 21 साल का एप्स्टीन बिना किसी डिग्री के डॉल्टन स्कूल में मैथ्स का टीचर बन जाता है। हैरानी की बात है ना? लेकिन 2 साल के अंदर ही उसे निकाल दिया जाता है। वजह, नाबालिग स्टूडेंट्स के साथ अवांछनीय हरकतें। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। स्कूल से बने कॉन्टैक्ट के जरिए वो सीधा पहुंच जाता है बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स में। और फिर वही पैटर्न, 1981 में वहां से भी निकाल दिया जाता है। इस बार वजह थी नियमों का उल्लंघन। ये बस गलतियां नहीं थी, समझ रहे हैं? ये एक खतरनाक पैटर्न था जिसकी अभी बस शुरुआत हुई थी। वॉल स्ट्रीट से निकाले जाने के बाद एप्स्टीन एक और भी अंधेरी और भी रहस्यमयी दुनिया में कदम रखता है। वो अब अदनान खशोगी जैसे इंटरनेशनल हथियार तस्कर के पैसे मैनेज करने लगता है। उसके पास एक नकली ऑस्ट्रियन पासपोर्ट मिलता है और सबसे सबसे अजीब बात, वो लोगों से कहता था कि वो CIA का एजेंट है। अब ये सच था या झूठ, कौन जाने, लेकिन इस एक दावे ने उसे एक ऐसा ऑरा दे दिया कि लोग उससे सवाल पूछने से डरने लगे। यही नहीं, वो $450 मिलियन की एक पॉन्जी स्कीम से भी जुड़ा था। लेकिन अजीब तरीके से उसके डूबने से ठीक पहले वो उससे अलग हो गया। हर बार वो साफ बच निकलता। और इसी दौलत, ताकत और इस रहस्यमयी पहचान का इस्तेमाल करके एप्स्टीन ने एक बहुत ही सोचा समझा घिनौना सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क बनाया। एक ऐसा जाल जिसका शिकार अनगिनत नाबालिग लड़कियां हुईं। इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए उसके पास कई अड्डे थे। उसका अपना प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जॉन, उसका अपना प्राइवेट जेट एक बोइंग 727 जिसका नाम पड़ गया था लोलिता एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में बड़े बड़े आलीशान मैंशन। और इन सबके बीच उसका सबसे बड़ा हथियार, हर कमरे में छुपे हुए कैमरे और माइक्रोफोन। ये सिर्फ महंगी चीजें नहीं थीं, ये कंट्रोल और पावर के जरिए थे। अपने मेहमानों और अपने शिकार दोनों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का तरीका। तो ये नेटवर्क चलता कैसे था? ये बिल्कुल एक पिरामिड स्कीम जैसा था, पर बहुत ही भयानक। देखिए, स्टेप 1, एप्स्टीन या उसकी साथी गिज़लेन मैक्सवेल एक यंग, अक्सर नाबालिग लड़की को टारगेट करते। फिर स्टेप 2, उसी पीड़िता पर प्रेशर डाला जाता कि वो अपनी दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस नेटवर्क में लाए। और स्टेप 3, हर नई लड़की को लाने के लिए रेफरल फीस दी जाती थी। ये तरीका सिर्फ नए पीड़ितों को लाने का नहीं था, ये पीड़ितों को भी इस जुर्म में शामिल महसूस कराकर उन्हें तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। और इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी राजदार घिसलीन मैक्सवेल, जिसे इस जुर्म में 20 साल की सजा हुई, उसने सजा मिलने के बाद कहा था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही है कि मैं जेफरी एप्स्टीन से कभी मिली। लेकिन एप्स्टीन को इतनी आसानी से सजा नहीं मिली। पहले तो उसे एक ऐसी डील मिली जिसने अमेरिका के पूरे जस्टिस सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसी डील जो दिखाती है कि कैसे अमीर और ताकतवर लोग कानून को भी झुका देते हैं। 2000 के दशक में जब FBI ने उसके खिलाफ जांच शुरू की, तो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने 53 पेज, जी हां 53 पेज का एक आरोप पत्र तैयार किया। आपको अंदाजा देने के लिए, ज्यादातर आरोप पत्र बस कुछ पन्नों के होते हैं। इससे साफ था कि FBI के पास सबूतों का पहाड़ था। अपनी शुरुआती जांच में ही FBI ने कम से कम 33 नाबालिग पीड़ितों की पहचान कर ली थी। मतलब सबूत थे, गवाह थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।
इतने सारे सबूतों के बाद भी एक गुप्त सौदा हुआ। 2007 में प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन किया। इसका सीधा सा मतलब था कि एप्स्टीन और उसके साथियों पर कोई भी संघीय मुकदमा नहीं चलेगा। उन्हें इम्यूनिटी मिल गई। क्यों? अकोस्टा ने बाद में कहा कि उन्हें बताया गया था कि एप्स्टीन इंटेलिजेंस से जुड़ा है और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। यह सिस्टम की ऐसी नाकामी थी जिसने एक सीरियल अपराधी को खुलेआम घूमने के लिए छोड़ दिया। तो इस डील का नतीजा क्या निकला? संघीय कानून के हिसाब से सारे गंभीर आरोप खत्म और राज्य कानून के तहत उसने बस एक मामूली सा जुर्म कबूला और सजा सिर्फ 13 महीने, वो भी जेल के एक प्राइवेट हिस्से में जहां उसे दिन के 12 घंटे बाहर जाकर काम करने की इजाजत थी। सोच के देखिए, वो बस रात को सोने के लिए जेल आता था। कई साल वो आज़ाद रहा, लेकिन फिर मीटू मूवमेंट के दौरान पीड़ितों ने हिम्मत दिखाई और ये केस दोबारा खुला। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार कहानी का अंजाम और भी ज्यादा रहस्यमयी था। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल सेल में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि ये आत्महत्या है, लेकिन इसके बाद कई अजीबोगरीब बातें सामने आईं। जिस दिन उसकी मौत हुई उससे ठीक एक दिन पहले उसके सेलमेट को वहां से हटा दिया गया था। उसकी सेल के बाहर लगे 2 सिक्योरिटी कैमरे उस रात अचानक खराब हो गए। जिन 2 गार्ड्स को उस पर नजर रखनी थी वो 3 घंटे तक सोते रहे। और सबसे बड़ी बात, कुछ ही दिन पहले उसने आत्महत्या की कोशिश की थी, इसके बावजूद उसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। ये सब सिर्फ इत्तेफाक थे। उसकी मौत इस कहानी का अंजाम नहीं थी, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। अब इतने सालों बाद उसके राज एक एक करके सामने आ रहे हैं और दुनिया इन्हें एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। तो आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या? ये हजारों डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और रिकॉर्डिंग्स हैं। FBI की जांच से, अदालत के केसेस से और अब एक कोर्ट ऑर्डर के बाद इन्हें धीरे धीरे पब्लिक किया जा रहा है और इनमें से दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोगों के नाम निकल कर आ रहे हैं। तो इन फाइल्स में अब तक कौन कौन से बड़े नाम आए हैं लिस्ट में? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हैं, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू हैं, डोनाल्ड ट्रंप, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, मशहूर जादूगर डेविड कॉपरफील्ड, सुपर मॉडल नॉमी कैम्बल, कई लोग हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना बहुत बहुत जरूरी है। इन फाइल्स में किसी का नाम आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी जुर्म में शामिल हैं या उन पर कोई आरोप लगा है। ये सिर्फ अदालती दस्तावेजों में दर्ज नाम हैं जिनके एप्स्टीन के साथ कनेक्शंस की जांच हो रही है। अभी तो हजारों और दस्तावेज आने बाकी हैं। जैसे जैसे ये राज खुलेंगे ये कहानी और भी बड़ी होती जाएगी। तो सवाल ये है कि सत्ता, पैसे और राज के इस जाल में और कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है। इस केस की हर नई अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। अगर आप इस कहानी के आगे के खुलासों को भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें।